विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का जो मैटर है वो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इनके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी जिसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यह सबसे पहले महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आयनिक यौगिक का जब हम निर्माण करेंगे, NaCl का निर्माण या मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे आधारित है। कार्बन वाला जो पार्ट है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इनकी जो संरचना है वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे डिपेंड है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यह है क्या? तो यहां पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना, यानी बिंदु का मतलब होता है डॉट के रूप में दर्शाना। तो इलेक्ट्रॉन किन को दर्शाएंगे? मान लीजिए सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन को हम उस संरचना में नहीं दर्शाएंगे, केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो चलिए इनके बारे में आप नोट्स में लिखे कि लुईस ने बताया था। किसने बताया था प्रिय विद्यार्थियों? लुईस ने बताया कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष अर्थात हम इसको कह सकते हैं संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना। इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। यह आप पॉइंट ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में केवल संयोजकता कोष यानी बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाया जाता है। यहां पर हम कहीं किन को दर्शाएंगे? तो संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। इन्हें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। यह लुईस ने बताया था। तो अब हम बात करें, जैसे सपोज कीजिए आगे हम इनको पूरा समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें कहे जैसे एग्जाम्पल के रूप में फिर आपको किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हमें कहे कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वह 6 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, यानी उदासीन तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s², 2s² और 2p2। यह आया कैसे? जैसे ही आप अगला वीडियो देखेंगे, इसी वीडियो में आप देखेंगे तो यह पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाया गया है। यानी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कक्षा क्या होती है, उनके बारे में संपूर्ण रूप से बताया गया है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसका बाह्यतम कोष होता है। ये क्या होता है? बाह्यतम कोष। और प्रिय विद्यार्थियों हैं, रखना, इस बाह्यतम कोष को ही संयोजकता कोष कहते हैं। और इस संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होती है? इस तत्व की संयोजकता का निर्धारण करती है। तो इस बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि बनाएंगे, ये मेरे पास कार्बन का प्रतीक है और इनको मैं डॉट के रूप में दर्शाऊंगा, तो मेरे पास में यह इसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s², 2s², 2p6 और 3s²। यहां पर जो हम ये लिख रहे हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या है। 2,
4, 6 4 10 और 2 12। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहां हमारे पास में यह हो जाती है इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना Mg के ऊपर 2 बिंदी लगी हुई होती है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब चलिए हम एक टॉपिक आ जाता है बीच में, संयोजकता क्या होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। संयोजकता, तो आप यह हेडिंग लगा लें और इनको लिखते भी रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। न्यू कंसेप्ट क्लासेज वादा करता है एग्जाम से पहले आपके रासायन विज्ञान और जो फिजिक्स के मैटर हैं वो तो चल ही रहे हैं, लास्ट प्रकाश वाला मैटर है, अपवर्तन का ही इसमें शेष बचा है, तो उनको पूरा कराने का यथक प्रयास करेंगे। तो एक है प्रिय विद्यार्थियों संयोजकता। तो देखिए संयोजकता होती क्या है? संयोजकता को अंग्रेजी में वैलेंसी कहा जाता है। संयोजकता का मतलब होता है बंध बनाने की क्षमता, यानी इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं किसी तत्व द्वारा बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कोई तत्व कितने बंध बना सकता है, कितने बंध बना सकता है, यह निर्धारण उसकी संयोजकता से होता है, उसकी संयोजकता से होता है। यानी कोई तत्व कितने बंध बनाएगा उसका निर्धारण कौन करेगा? उसकी संयोजकता से होता है, ये ध्यान रखें। बंध बनाने की क्षमता ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। चलिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आप अपने रूम के अंदर इस प्रकार से बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 ज्यादा भी हो सकते हैं, यहां पर इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे इनका मुंह किधर है? इधर बोर्ड है तो इधर ही इनका मुंह रहेगा। तो अब बताइए ये बच्चा कितने बच्चों को स्पर्श कर रहा है? देखिए 1 2 3 4, तो इस तत्व की संयोजकता हो गई 4। ये वाला तत्व कितने को स्पर्श कर रहा है? ये वाला छात्र 1 को, और 2 को, इस तत्व की संयोजकता हो गई 2। ये वाला कितने को स्पर्श कर रहा है? 1 2 और 3, इस तत्व की बालक की संयोजकता हो गई 3, यानी ये 3 बंध बना सकता है। तो ये ध्यान रखें कोई भी तत्व द्वारा बंध बनाने की क्षमता या किसी तत्व द्वारा कितने बंध बनाए जा सकते हैं, यह उसका निर्धारण उसकी संयोजकता करती है। और फिर हम नेक्स्ट इस टॉपिक में कह सकते हैं कि संयोजकता में कौन भाग लेते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं संयोजकता का निर्धारण किसी तत्व के बाह्यतम कोष जिसे आउटर सेल कहते हैं, बाह्यतम कोष जिसे हम कह सकते हैं संयोजकता के इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी बाह्यतम कोष में उपस्थित पाए जाने वाले या संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की संयोजकता निर्धारण करते हैं। और हम यहां पे कह सकते हैं संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन का पूरा नाम लिखने की बजाय यदि मैं ई करके इस प्रकार माइनस ऊपर करके इस प्रकार से लिख देता हूं तो यह थोड़ा दिखने में भी अच्छा है, आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाता है। संयोजकता का निर्धारण हमेशा संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन करते हैं और संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
और किसी भी तत्व का बाह्यतम कोष उसका संयोजकता कोष कहलाता है। तो ये नोट डाउन कर ले। अब जो फैक्ट संयोजकता के बारे में आता है उनके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए आपके प्रश्न आ जाए संयोजकता किसे कहते हैं, तो यहां पर हम ऐसे नहीं है कि इनकी परिभाषा ही लिख दे, डायरेक्ट बंद बनाने की क्षमता संयोजकता है। संयोजकता लिखकर यदि हम उसके फैक्ट लिखते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हमें अच्छे मार्क्स आते हैं। अब हम अगले जो बिंदु में लिख सकते हैं, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोष आप जान गए प्यारे बच्चों, बाह्यतम कोष होता है उसका संयोजकता कोष। बाह्यतम कोष में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यह बात ध्यान रखें। यदि किसी तत्व में बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। यानी 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लिखें, मान लीजिए हमें कहे कि कार्बन की संयोजकता क्या है, नंबर ए में हम लिखे कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p2 होता है। इसके यह हमारे पास में क्या है, इसका बाह्यतम कोष है। क्या है? बाह्यतम कोष है। प्यारे बच्चों यह इसका बाह्यतम कोष है और बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजकता कोष में 2 और 2 4 हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता यहां पर आएगी 4। तो यह आप समझ गए होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसी वीडियो में आगे बताया गया है। यह पार्ट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के मध्य में आ गया था संयोजकता कोष, तो हमने सोचा इसी के अंदर पैटर्न में समझा दिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट हमें कहा जाए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। तो यहां पर यदि हम देखें एग्जाम्पल के रूप में इसी में देखें तो एग्जाम्पल बी पार्ट में हम लिख सकते हैं सोडियम हमारे पास में 11 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 3s1 होता है। इसका जो बाह्यतम कोष है यह होगा बाह्यतम कोष। तो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी प्यारे बच्चों? यहां पर यदि हम बात करें संयोजकता के बारे में तो यहां संयोजकता इसकी 1 होती है। तो मित्रों आप समझ गए होंगे सोडियम की संयोजकता 1 क्यों होती है, क्योंकि इसकी बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता का निर्धारण करते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं? संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता का निर्धारण करते हैं। जैसे हमें कहे मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ के जा रहा है, उसको पकड़ना है, तो आप करोगे क्या? या तो आप उसके हाथ से पकड़ोगे या आप उसे टांग डाल के यानी पटक के पकड़ लोगे। लेकिन आपको कहे क्या आपकी किडनी निकाल के उसको पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। आपको कहे अपना हार्ट निकाल के आप पकड़ो, हार्ट कैसे निकालोगे? ना ही आप अपनी आहार नाल निकाल सकते हैं, केवल बाह्य पार्ट से ही हम उसको पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी तत्व यदि बंद बनाएगा तो उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं बंद बनाने में। जैसे हमारे ये हाथ और पैर जो बाह्य भाग होते हैं यही किसी चीज को पकड़ने में काम करते हैं, तो उसी प्रकार से काम करते हैं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन। मैं उम्मीद करता हूं यह पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट इसका फैक्ट देखते हैं संयोजकता में दूसरा पोर्शन यानी दूसरा पार्ट। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, यानी हम कहें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता का मान
निम्न प्रकार होगा, निम्न प्रकार होगा। अब देखो निम्न प्रकार कैसे होगा प्रिय मित्रों, हमारे पास में हम कहेंगे संयोजकता का जब मैं निर्धारण करूंगा तो इस प्रकार से कहूंगा 8 माइनस एन, और एन बराबर मेरे पास में है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इनकी एन के मान को दर्शाती है। आप कहेंगे बिल्कुल यहां पर जैसे हम कहें कि 8 इनके यानी 8 में से घटाते हैं, 8 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व यह चाहता है कि अपने बाह्यतम कोष में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके लिए वो तत्व या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है या साझेदारी करता है। साझेदारी से, समान साझेदारी से बना हुआ बंध हमेशा सहसंयोजक बंध कहलाता है, और यानी इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। उसके बारे में बाद में भी और डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s² 2s² 2p4। इसके बाह्यतम कोष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोष में है प्रिय विद्यार्थियों 4 और 2 6 हैं। तो आप समझ गए होंगे 4 से इसका मान ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की जब मैं संयोजकता काउंट करूंगा, यानी वैलेंसी जब मैं इसकी फाइंड आउट करूंगा 8 माइनस 6 बराबर 2, तो बताओ ऑक्सीजन की संयोजकता का मान कितना आया, 2 आया। यदि कहीं लिखा हुआ है कि क्या ये इसका संयोजकता है, नहीं प्यारे बच्चों, यह -2 इसका ऑक्सीकरण अंक होता है, यानी यह ऑक्सीकरण अंक अलग बात है, संयोजकता अलग है। यानी ऑक्सीकरण अंक भिन्न में भी हो सकता है लेकिन संयोजकता का मान कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता। ऑक्सीकरण अंक ऋणात्मक हो सकता है लेकिन संयोजकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, केवल संयोजकता उनकी संख्या को दर्शाती है। जैसे सोडियम की संयोजकता होती है 1 और इसका ऑक्सीकरण अंक होता है +1, ये इनमें थोड़े डिफरेंस है। आपके कोर्स में केवल संयोजकता है तो ध्यान रखें, कभी कभी ये कंफ्यूज में आ भी देते हैं पर्सन कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2 या केवल 2, तो आंसर होगा केवल 2। ध्यान रखें संयोजकता केवल उनकी संख्या को दर्शाती है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे 2, यानी ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, -2 इसके ऑक्सीकरण अंक को दर्शाता है। फिर हमारे पास में आता है अक्रिय गैस। नेक्स्ट हम कहें तो अक्रिय गैस, इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, और इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, और इन्हें 18वां यानी शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी में ये 18वें वर्ग में भी आते हैं। तो देखिए ये एक ही नाम के पर्यायवाचक शब्द हैं, तो ध्यान रखें अक्रिय गैसों की संयोजकता, अक्रिय गैसों की संयोजकता का मान शून्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। क्यों होता है, कारण यहां पर हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैस का बाह्यतम कोष पूर्ण भरा होता है। पूर्ण भरा होने के कारण अब आप बताइए, जब आपने पूरी तरह से खाना खा लिया है, आप विवाह समारोह में जाते हैं तो आप शुरू में स्पीड बहुत तेज रखते हैं, पता नहीं खाना खत्म नहीं हो जाए, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, फिर एक कंडीशन आती है अब आपको खाना नहीं पाएगा, आपको और कहते हैं भाई 1-2 कतली और ले ले, आप कहोगे नहीं भाई अब राड़ हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मैं पूरा, आपको जैसे ही पूरा खाना खाने के बाद में कोई एक और खाने को कुछ और कहें तो आपको क्या है, गुस्सा आता है। तो यही होता है अक्रिय गैसों का। अक्रिय गैसों का बाह्यतम कोष प्यारे बच्चों पूर्णतः भरा होता है, तो अब इसको जरूरत ही नहीं है। ये क्या करते हैं, ना तो किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना देते हैं, ना साझेदारी करते हैं, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। और यह हम कह सकते हैं उदाहरण के रूप में कौन कौन सी गैस होती है, यानी हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है,
क्रिप्टोन होती है और जीनोन होती है तथा रेडोन होती है। यानी आवर्त सारणी में केवल 6 अक्रिय गैसें हैं। हो सकता है इन्हें प्रश्न आपके ये भी आ जाए, आवर्त सारणी में कुल अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। तो यह आप समझ गए होंगे अक्रिय गैसों के बारे में। इन्हें 18वें वर्ग में रखा गया है। इन्हें शून्य वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो होती है यानी संयोजकता का मान इनका शून्य होता है। अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्रियाशील नहीं होती, किसी के साथ किसी भी प्रकार का बंध नहीं बनाती है, यह केवल एक परमाणुक अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखें, यह गैसें केवल एक परमाणुक अवस्था में पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं संयोजकता के बारे में आपके मैटर समझ में आ गया होगा। चलिए आपको मैं एक प्रश्न देता हूं कि एल्यूमिनियम की संयोजकता बताइए कितनी होती है। प्रश्न यह है एल्यूमिनियम की आपको क्या करनी है, संयोजकता का मान निकालना है कितना होता है। अब हमारे पास में आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बारे में समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसी से ही किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण होगा, इसी से ही किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाएगी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है उन्हें दर्शाना उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 11 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है, कौन सी कक्षा में किस प्रकार से व्यवस्थित है, उन्हें दर्शाना इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे ये हमारे पास में नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 होते हैं और दूसरी कक्षा में इनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये 4, 5, 6, 7 और 8। और तीसरी कक्षा में सोडियम के पास 1 होता है। ऐसा हम परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसमें हम लिख सकते हैं किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उन्हें दर्शाना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के क्या क्या प्रोसेस हैं उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है उन्हें दर्शाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब हम बात करते हैं कक्षा के बारे में। चलिए हम 9th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये 10th क्लास में काम आएगा। ये हमारे पास में है नाभिक, जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके चारों ओर वर्ताकार पथ हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान रखें इन्हें कहा जाता है नाभिक। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है कक्षा। तो हम इनके बारे में जानते हैं। इन्हें कक्ष भी कहा जाता है और कोष भी कहा जाता है। एक ही बात है, चाहे कक्षा कहे, चाहे कक्ष कहे, चाहे कोष कहे। तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखें, पवन नाम का लड़का हमारी क्लास में पढ़ता है। यह आप मेमोरी याद रखें, पवन नाम का लड़का हमारी कक्षा में पढ़ता है। तो हम कहेंगे कक्षा यानी क्लास। क्लास का मतलब होता है CLASS, यानी C का मतलब होता है सेंटर। सेंटर को कहते हैं केंद्र, यानी किसी भी तत्व का केंद्र बिंदु उसका नाभिक कहलाता है। जैसे हमारे सुंडी होती है, आप नाप लेना, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन बराबर होता है, बीच में होती है सुंडी। तो इसी प्रकार यह परमाणु का क्या है? सुंडी है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक में पवन नाम का लड़का हमारी कक्षा में पढ़ता है। C का मतलब सेंटर यानी केंद्र बिंदु नाभिक कहलाता है। पवन नाम का P का मतलब हम कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान जो है वो संख्या बनाते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या, जिसे हम A से शो करते हैं। किसी भी तत्व की
द्रव्यमान संख्या का मान या द्रव्यमान का मान कितना होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ए बराबर होता है P प्लस एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यह बात अपने दिमाग में फिट कर ले। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो हम कह सकते हैं आई, यानी आई नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। कहीं हमारे ये पवन नाम का लड़का कहीं भग नहीं जाए, एग्जाम सामने आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा में पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाया जाएगा। तो हम कहेंगे नाभिक के चारों ओर का वह काल्पनिक पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उन्हें कक्षा कहा जाता है। यानी कक्षा किसे कहते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह काल्पनिक वर्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उन्हें कक्षा या कोष कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते हैं, कक्षा या कोष में। ये काल्पनिक होते हैं और वर्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक हम समझते हैं, प्रोटॉन को P, न्यूट्रॉन को N, इलेक्ट्रॉन को E लिखते हैं। हमें कहे प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ध्यान रखें प्रोटॉन P का मतलब होता है प्लस आवेश, प्रोटॉन पे प्लस आवेश पाया जाएगा। न्यूट्रॉन का N का मतलब होता है नोट, तो इस पर यह आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन पे आवेश पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमने प्लस आवेश प्रोटॉन पे लगा दिया है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश पाया जाता है माइनस आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश पाया जाता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, यानी यह चार्ज रहित होता है, चार्ज लेस होता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कोष और कक्षा के बारे में, क्या इनकी कहानी है। जानेंगे कक्षा क्या है। तो चलिए सबसे पहले हमने यहां तक जाना, ये परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, यानी प्लस। तो यह प्लस लिखते ही यह नाभिक को संकेत करता है। फिर हम कह सकते हैं यह हमारे पास में पहली वर्ताकार कक्षा हो गई, यह मेरे पास में दूसरी वर्ताकार कक्षा हो गई, यह तीसरी वर्ताकार कक्षा हो गई और यह मेरे पास में चौथी वर्ताकार कक्षा हो गई। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि हमें समझना है तो आप ये 30-40 मिनट का या 50 मिनट का वीडियो एक बार अच्छी तरह से देख लें। फिर मैं उम्मीद करता हूं आपके किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर हम मेथेन, एथेन और जब भी हम एल्काइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से पता है तो आप आसानी से उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा जब हम आयनिक बंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। यह मॉडल, यह मेरे पास में पहली कक्षा है, यह मेरे पास में दूसरी कक्षा है, यह मेरे पास में तीसरी कक्षा है, यह मेरे पास में चौथी कक्षा है। और कक्षा के बारे में, यानी कक्षा क्या होती है, काल्पनिक नाभिक के चारों ओर वर्ताकार काल्पनिक पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी चक्कर लगाते हैं। और कक्षा को कोष भी कहा जाता है और कक्ष भी कहा जाता है। यह पहली कक्षा के कहलाती है, दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा एम, चौथी कक्षा एन कहलाती है। क्योंकि रासायन विज्ञान वाले को पहले ही पता चल गया था, इनको अच्छे से समझाने के लिए कैलाश पारिक आएंगे तो पहली के का यानी पहली कक्षा को इन्होंने के कह दिया। तो यहां पर के एल एम एन आगे OPQR चलता रहता है। हमारे कोर्स के मुताबिक 4 तक हमें काम चल जाएगा। यह कक्षा के बारे में बोर वैज्ञानिक ने बताया था, नील्स बोहर ने कक्षा के बारे में। एक यह महत्वपूर्ण आता है, किसी भी कक्षा में यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यह ध्यान रखें। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है 2n² से। इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। n बराबर मेरे पास होती है कक्षा, क्या होती है, कक्षा की संख्या। तो बिल्कुल हमें रटना नहीं है। जैसे हमें कहे प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रथम कक्षा में यदि हमें पूछा गया है फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहेंगे 2 और यहाँ n की जगह 1 लगाएंगे और स्क्वायर बना देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 2 होता है, तो हमारे यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 गुणा 1 बराबर मेरे पास में आ जाएंगे 2।
पहली कक्षा में हमेशा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, यह अपने माइंड में सेट कर ले। फिर हमें कहे दूसरी कक्षा में यानी सेकंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लिखेंगे, n की जगह में 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएंगे 2 गुणा 4 बराबर 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमें कहे तीसरी कक्षा में कितने होते हैं, तो थर्ड कक्षा के बारे में बात करें तो यहां पे हम कहेंगे 2 3 का स्क्वायर, तो यहां पर 2 गुणा 9 बराबर 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार चलता है। आपके लिए प्रश्न यह है कि यदि आपको प्रश्न पूछा जाए किसी तत्व के छठे कोष में यानी छठे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोष या कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बताना है कि छठे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर्मूला यही लगता है। अब हमें कहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। पहली कक्षा के कक्षा कहलाती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा एल कहलाती है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा एम कहलाती है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 होते हैं। यानी के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा, और यहां पर हम कहें अधिकतम इलेक्ट्रॉन। प्रिय विद्यार्थियों किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन के बारे में। फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, तो इसमें होते हैं 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32 होते हैं। फिर अब हमारे पास में हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखेंगे। तो कक्षा फिर बटी हुई होती है उपकोष में। किसमें बटी होती है, उपकोष में। उपकोष 4 होते हैं, एस पी डी एफ। तो चलिए हम इसके बारे में आगे का है कि 4 होते हैं। यानी उपकोष के बारे में देखें तो एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। यानी कक्षा आगे बटी हुई होती है उपकोष में, उपकोष आगे बटा हुआ होता है कक्षक में, और कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो चलिए यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं उपकोष। उपकोष देखिए नाम ही बता रहा है उपकोष यानी कोष का विभाजन। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं 2। अब देखिए सचिन तेंदुलकर जैसे ही क्रिकेट खेलने आता था अधिकतम कितने रन बनाता था, आते ही वो स्ट्राइक लेते थे और 2 रन के लिए वह कवर ड्राइव करते थे। तो सचिन एस जो हमारे पास में उपकोष है, ये क्रम ध्यान रखना। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर आते हैं, फिर हार्दिक पांड्या खेलने आते हैं, फिर क्या है कि हम कह सकते हैं धोनी खेलने आते हैं, फिर ये इतनी शानदार फॉर्म में होते हैं कि इंडिया मैच जीत जाती है। तो चलिए एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, हार्दिक पांड्या आते ही बल्लेबाजी में क्या करता है, छक्का लगाता है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। और धोनी छक्का और चौका लगाता है, 10 इलेक्ट्रॉन टारगेट है 14 का। तो ध्यान रखें, पहले ये क्रम आप ध्यान रखेंगे तभी हम किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। तो उपकोष में क्या होता है, उपकोष हमारे पास में 4 हैं। एस उपकोष, इसकी आकृति शार्प होती है, यानी जो ये स्पेक्ट्रम देते हैं वो शार्प देते हैं, इस कारण इसका नाम शार्प होता है। ये गोलाकार होते हैं। पी का मतलब होता है ये प्रिंसिपल पीक स्पेक्ट्रम देते हैं, ये डंबल्स के आकार के होते हैं। डी का मतलब है ये जो डिफ्यूज्ड होते हैं ये द्विडमलाकार होते हैं। एफ की आकृति जटिल होती है, 10th में हमारी है इतना नहीं, लेकिन आप इतना सा ध्यान रखें। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे, एफ में 14 होंगे। यानी 2 आपको याद है तो आप 4-4 इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाना, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। लेकिन क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर हमारे पास में एफ आएगा। लेकिन हमारे जो कोर्स के अंदर हम देखेंगे एस और पी के बारे में ही हमारी क्या है, पूरा 10th क्लास में केवल एस और पी के बारे में ही बताया गया है। डी के बारे में उच्च कक्षा में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको अभी हमने बताया था कक्षा। तो देखिए कक्षा के बारे में अभी हमने बताया था, कक्षा हमारे पास में होती है 1, दूसरी कक्षा, और यहां पर हमारे पास में तीसरी कक्षा, और यहां पे चौथी कक्षा। ये
4 कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। अब पहली कक्षा की उपकक्षा कितनी होगी? ध्यान रखें, पहली कक्षा की उपकक्षा एक ही होगी, तो यहां पे हम कह सकते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा 1s। देखिए यह उपकक्षा है, यानी पहली में हमारे पास में क्या आएगा? मान लीजिए मैंने पहले लिखा, पहली की उपकक्षा 1 होगी, दूसरी की कितनी होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2। तीसरी की उपकक्षा कितनी होगी? 3 होगी, तो 3 को आपको 3 बार लिखना है। चौथी की हमारे पास में कितनी होगी? चौथी को आपको क्या लिखना है? 4 बार लिखना है। 4, 4 और 4। तो देखिए पहली कक्षा की उपकक्षा 1 होती है, ये कह रही है मुझे 1 बार विभाजित करो। दूसरी कह रही है मुझे 2 बार लिखो, तो 2 2 लिख दिया। तीसरी को कहेंगे 3 बार लिखो, 1 2 3। चौथी को 1 2 3 4 बार लिख दिया। अब ये है क्या? तो अभी मैंने बताया था ये एस, पी, डी और एफ, ये उपकक्षा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम यह रहेगा कि पहले वन कक्ष इसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें भरा जाएगा, बाद में इनमें भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्रम इस प्रकार से होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं कहूं 1, और अब बताओ कौन सी उपकक्षा लिखेंगे? तो पहले हम लिखेंगे यानी एस उपकक्षा। तो यहां पर एक के लिए मैंने लिख दिया 1s। अब मेरे पास में आ रहा है 2 और 2। अब बताओ मैं क्या लिखूंगा? तो ध्यान रखना, ये 2 उपकक्षा काम में लूंगा, लेकिन पहले एस आएगा फिर पी आएगा। देखिए आप 10वीं क्लास में हैं, तो आपके 9th वाला मैटर भी आ सकता है, 8th वाला मैटर भी आ सकता है, लेकिन 11th वाला मैटर नहीं आएगा, क्योंकि डी वाला नहीं आता है उच्च कक्षा का। तो हम कहें 2 और 2। तो पहले हम कह सकते हैं, यहां पर मैं एस लिखूंगा, फिर इसके बाद में पी लिखूंगा। अब चलिए मैं लिखता हूं 3 3 और 3। दूसरी कक्षा आने के बाद में मैं लिखता हूं 3 3 3। तो यहां पर पहले मेरे पास में क्या आएगा? एस आएगा, फिर मेरे पास में पी आएगा, फिर मेरे पास में डी आएगा। अब यदि मैं लिखूं चौथी कक्षा के बारे में, तो 4 4 4 4। तो यहां पर एस पहले आएगा, फिर बी पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास में ये पहली कक्षा है, ये दोनों दूसरी कक्षा है, ये मेरे पास तीसरी कक्षा है, ये मेरे पास चौथी कक्षा है। और ये जो एस, पी और डी दिए गए हैं, ये इनके उपकोष हैं। बताओ पहली कक्षा में कितने उपकोष होते हैं? 1 होता है। दूसरी कक्षा में कितने उपकोष होते हैं? 2 होते हैं, एस और पी। तीसरी में कितने होते हैं? 3 होते हैं, एस, पी और डी। चौथी में 4 होते हैं। अब इनका हमें करना क्या है? तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो 10th क्लास में जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो इसी प्रकार से है। आगे जो है वो उच्च कक्षा में है डी उपकोष का बारे में। तो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरोगे, सबसे पहले 1s में, फिर आता है 2s में, फिर आता है 2p में, फिर आता है 3s में, फिर आता है 3p में, फिर आता है 4s में। बस आपके 10th क्लास में इतना ही कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो यहां पर हम कहेंगे ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। ये जिसको पता है उसके रासायन विज्ञान में 6 नंबर 100% आने की संभावना है। एक तो वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देगा, एक आगे जब हम कहेंगे मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, और वो कितने बंद बनाएगा उनके बारे में संयोजकता भी हम निकाल सकते हैं। बस यह ध्यान रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, उसके बाद 2s में भरा जाएगा, उसके बाद 2p में भरा जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में और फिर 4s में। एक बात ध्यान रखें, आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संयोजकता और बंध निर्माण में यदि पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, एक बार ध्यान से देखें, नोट्स बनाते चलें। फिर भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपका समस्या का समाधान होगा। लेकिन आप स्किप करते चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझने में आपको थोड़ा समय बिताना है, जिससे 1 घंटे में आपके पूरा 6 नंबर का मैटर क्लियर हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं,
यह क्रम आपको याद रहना है, और जिसको यह क्रम पता है उसकी केमिस्ट्री स्ट्रोंग हो जाएगी। ये क्रम में इधर लिख रहा हूं 1s, इसके बाद में 2s, इसके बाद में 2p, यहां पर 3s, 3p और 4s। और यहां पर मैं यह भी लिख रहा हूं s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, p में अधिकतम 6 आएंगे, d में अधिकतम हमारे पास में 10 आएंगे, f में अधिकतम 14 आएंगे। ये उपकोष हैं। अब चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमारे पास में एक हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ये क्या है? देखिए, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उन्हें दर्शाना उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा आप नोट डाउन कर ले। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उन्हें दर्शाना तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, विन्यास कहलाता है। यानी कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उन्हें दर्शाना उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में 1 से 20 तक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, फिर आप अपने आप लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमारे पास में नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, नंबर 2 पे हीलियम है, नंबर 3 पे लिथियम है, नंबर 4 पे बेरिलियम है, नंबर 5 पे बोरोन है। अब हमें कहे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, जो इनका परमाणु क्रमांक है वही इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी उदासीन परमाणु में जो उसका परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक होती है। तो यहां पर 1 नंबर आ रहा है तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम में 3 होंगे, बेरिलियम में 4 होंगे, बोरोन में 5 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखो इधर से बढ़ते हुए चलेंगे। यानी सबसे पहले 1s को पूरा भरेंगे, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब 2s पूरा भर जाएगा उसमें 2p में भरेंगे, फिर हम 3s में भरेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 1s। तो यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s। तो क्या हो गया? यह है हमारे पास में हाइड्रोजन का 1s। तो इसका मतलब यह होता है जब हम आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं तो यहां पे आता है 1 दर्शाता है इसके आवर्त को, S दर्शाता है इसके ब्लॉक को। यानी आवर्त सारणी S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक में बटी हुई होती है, और यह है इसके वर्ग को। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन प्रथम वर्ग के S ब्लॉक का, यानी प्रथम आवर्त के S ब्लॉक का यानी पहला वर्ग में है, पहला वर्ग है। तो जैसे हमारे पास में मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है Y तत्व है Z, और यह मेरे पास में मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है X और यहां पे दिया हुआ है 3। तो सपोज कीजिए मैं इस प्रकार से लिखता हूं 2 और यहां पे लिखता हूं P और ये 4। यह मेरे पास में है आवर्त, और यह मेरे पास में दर्शाता है ब्लॉक को, समूह को, और यह दर्शाता है वर्ग को। तो हम ऐसे कह सकते हैं यह तत्व दूसरे आवर्त के P ब्लॉक के चौथे वर्ग में स्थित हैं। तो यहां पर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए होंगे। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और हमें यह भी पता है S का उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर हम 2 भरेंगे, तो यहां पर मेरे पास होगा 1s2। तो यह आप समझ गए होंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए लिथियम का। तो देखिए 1s3 मत कर देना, क्योंकि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो 2 यहां पर हम 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब हमारे पास में ये वाला समूह तो भर गया। अब हमारे पास में आएगा
ये वाला, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारे पास में आएगा 2s1। तो यह लिथियम आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s² 2s1। इसमें देखिए 1s² और ये मेरे पास में होता है 2s2, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बोरोन के बारे में मैं बात करता हूं तो 1s² 2s² और यहां पे देखिए 5, यहां पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास में आता है p, क्या आएगा? p आएगा, क्योंकि मैंने s ब्लॉक यानी जो है s उपकोष में पूरे इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। तो अब मेरे पास में आएगा 2p1। ऊपर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या भी काउंट करते हुए चलना, 2 2 4 और 1 5, और ये 5 हो गई। अब देखिए हम कहते हैं इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसी के साथ हम काउंट करते चलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता जो हम कहें संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करें, यानी बाह्यतम कोष में यहां पर यदि हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो यहां पे हम कहेंगे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बाह्यतम कोष इसका 1 ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और संयोजकता का मान कितना होगा? संयोजकता का मान कितना होगा? तो संयोजकता का मान भी मैंने बताया 4 से कम है, उसकी संयोजकता 1 होगी, तो यहां पर होगा 1। अब देखिए दूसरा, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये क्या करता है प्यारे बच्चों? हीलियम के समान उत्कृष्ट गैस विन्यास दर्शाता है। इसका बाह्यतम कोष पूर्ण भरा हुआ है, और मैंने पहले ही बताया था ये अक्रिय गैस होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, इनकी संयोजकता का मान 0 होता है, तो ये मेरे पास में 0 है। अब चलिए लिथियम, बताइए इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो प्यारे बच्चों यह इसका क्या है? बाह्यतम कोष है, यानी 2 वाला बाह्यतम कोष है, 1 वाला अंदर वाला कोष है। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 1, इसकी संयोजकता का मान भी क्या आएगा? 1 आएगा। यदि आपको यह अच्छे से समझ में आ जाता है तो मैं कहता हूं आपके रसायन विज्ञान का हर पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हम आगे सीखेंगे आयनिक बंध कैसे बनते हैं, NaCl का निर्माण कैसे होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, और कार्बन वाला मैटर पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है। बस आप 1 घंटे मन लगाकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लगभग कम से कम 6 नंबर का मैटर तैयार हो जाएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं बेरिलियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इसका बाह्यतम कोष होता है, देखिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी संयोजकता का मान होता है 2। अब हमें कहे बोरोन, आप बताइए बोरोन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये बोरोन के संयोजकता कोष में देख नहीं है, यह वाला आप करें हैं बाह्यतम कोष है। तो 2 किसके पीछे लिखा हुआ आ रहा है? 2 इसके भी पीछे लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर इसके बाह्यतम कोष कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होती है 3। बोरोन की संयोजकता 3 होती है, तो यहां आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम कार्बन के बारे में नेक्स्ट अध्ययन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कार्बन वाला। अब हमारे पास में 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, 10 नंबर और 11 नंबर। तो कार्बन हमारे पास में 6 नंबर पे कार्बन आता है, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन और 11 पे मेरे पास सोडियम आता है। तो देखिए कार्बन हमारे पास 6 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इसमें 2 भरे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं पहली कक्षा में यह 2 आ गए, फिर हम कहेंगे 2s² होगा। फिर हमारे पास में अब देखो 2 और 2 4 हो गए, और इलेक्ट्रॉन भरने हैं 6, और p में कितने आएंगे? अब 2 आएंगे, क्योंकि p में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मेरे पास में यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 2। यह ऊपर आप काउंट भी करते चलना, तो हम कह सकते हैं इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये वाला आप बाह्यतम कोष मत मान लेना, बाह्यतम कोष तब तक होता है जब तक इसके पीछे 2 लिखे हुए हैं।
तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 4, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। देखिए इस बार महत्वपूर्ण प्रश्न यह आएगा कि कार्बन के 2 कोई गुणधर्म लिखिए, महत्वपूर्ण गुणधर्म लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट यह होता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। दूसरा, कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है, और कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिक में सह संयोजक बंध बनाता है। ये 3 इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, 2 पूछी जाती है। नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं, तो देखिए 1s², फिर हो गया 2s², और यहां पर हम लिखते हैं 2p3, यानी पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, 1s², 2s², 2p3। तो यहां पर हमारे पास में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 4 से ज्यादा हो जाती है तो 8 में से घटाएंगे, 8 में से 5 आएगा, तो नाइट्रोजन की संयोजकता आती है 3। यह आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p4। तो यहां पर यदि हम देखें ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर 6, 8 4 से ज्यादा है, 8 में से घटाएंगे 2। अब फ्लोरीन के बारे में बात करें तो 1s², 2s² और 2p5। बताओ इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पर 7, जब 8 में से मैं 7 घटाता हूं तो मेरे पास में 1 आता है, फ्लोरीन की संयोजकता होती है 1। चलिए नियोन के बारे में बात करते हैं, 1s², 2s², 2p6। देखिए यहां नियोन 10 पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है, तो यहां पर इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 8 में से जब 8 जाएगा तो इसकी संयोजकता 0 होती है। और हमें यह भी पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, आपको 3 एलिमेंट ये याद रखने हैं, परीक्षा में प्रश्न आएगा। आवर्त सारणी में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी संयोजकता का मान 0 होता है, तो हीलियम, नियोन और आर्गन। आगे क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन है, वो आपके क्या है, उच्च कक्षा में अध्ययन के लिए समावेशित किया गया है, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। चलिए सोडियम के बारे में देखते हैं, तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6। अब यहां पर 7 मत घुसेड़ देना, क्योंकि पी में अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे, देखिए यह हमारे पास में जब पूरा भर गया है तो अगला वाला आप उठा लो कोश, तो हम कहेंगे हमारे पास में आता है 3s और 3s। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। भरने कितने हैं, 1, तो यहां पे ये 1। बताओ इसका बाह्यतम कोश कौन सा हुआ, इसका बाह्यतम कोश ये हुआ, ये वाला नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 3 लिखा हुआ आ रहा है, इन दोनों में तो 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो बाह्यतम कोश 1 है, इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता का मान मेरे पास 1 आता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमारे पास में यह है। अब चलिए नेक्स्ट और आगे अध्ययन करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके में हम समझ जाएंगे। अब हमारे पास में है सोडियम के बाद 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। 13 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, 13 पे आता है एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन। अब हमें कहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम 1s होगा, फिर 2s होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, और फिर हमारे पास में 3p होगा, और यहां पे बाद में 4s होगा। यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हमारे 10th क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, p में 6, d में 10 और f में 14, और हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहीं तक भरने हैं। डी का उल्लेख हमारे कोर्स में आता है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसी प्रकार से हम क्रम में भरते चलेंगे। तो 1s², 2s², 2p6, और यहां पे हमारे पास में देखिए 2, 2, 4, 6, 4, 10, यहां तक पूरा भरीज गया है। अब यहां पे हम s वाला लेंगे, तो 3s2, इसका बाह्यतम कोश ये 3 वाला है,
यानी इस जो तीसरा कोष है ये इसका बाह्यतम कोष है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2। इसी प्रकार चलिए एल्यूमिनियम में चलते हैं। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s2। अब हमें क्या करना है? 3s3 नहीं लिखना है, 3s2 कंप्लीट हो गया है। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब p वाला लेना है तो हम यहां पे लिखेंगे 3p1। यह वाला बाह्यतम कोष है, ध्यान रखें ये अकेला 3 वाला बाह्यतम कोष नहीं है। ये बाह्यतम कोष जहां तक होगा जहां तक 3 लिखा हुआ है, तो यहां 3 लिखा हुआ यहां तक आ रहा है। इसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता का मान 3, क्योंकि जब तक तत्व में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम है, संयोजकता की संख्या का मान, यानी हम कहें संयोजकता का मान तत्व में उपस्थित बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होगी। सिलिकॉन के बारे में बात करें, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर और 3p2। इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 4। फास्फोरस की बात करते हैं, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p3। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, 2, 5, तो यहां पर 4 से ज्यादा है, 8 में से घटाएंगे तो फास्फोरस की संयोजकता 3। चलिए सल्फर के बारे में देखते हैं, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p4। पी में जब तक 6 नहीं आ जाए तब तक हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 6, 8 में से 6 घटाया 2। फिर हम कहें 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर और 3p5। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए प्रिय विद्यार्थियों? 7, तो 8 में से 7 को घटाया, संयोजकता का मान आ गया 1। तो इसी प्रकार नेक्स्ट हम आगे भी संयोजकता इनकी निकालते रहते हैं, की जरूरत है नहीं। ये एसपीडीएफ इनके उपकोष हैं और ये जो हम कहीं पहली यानी हमारे पास में कहीं एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ते हैं, यानी मेन हमारा मुख्य उद्देश्य था जिस पर हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही सरल है। अभी हमने डेफिनेशन लिखाई थी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, यानी किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को यानी संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शाना ही उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो हम कहेंगे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, अब आप किसी की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो। उदाहरण कार्बन के बारे में, कार्बन 6 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 2p2 होता है। बताओ इसके बाह्यतम कोष, देखिए ये वाला इसका क्या है, इसका संयोजकता कोष है, संयोजकता कोष, संयोजकता कोष होता है। अब हम कहीं इसमें संयोजकता कोष में यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इनको मैं बिंदु के द्वारा लिखूंगा, कार्बन का प्रतीक C होता है, इनको मैं इस प्रकार से लिख दूंगा। तो यह इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। ध्यान रखें, यानी बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आपको बिंदु के द्वारा दर्शाना है, वही उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। दूसरे बारे में मैं बात करता हूं, तो चलिए सोडियम, देखिए कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन का मतलब हमारे पास में एक बिल्ली है और ये बिल्ली हमारे पास में इस प्रकार से है, इसके क्या है, 4 पैर हैं और 2 कान हैं, यानी बिल्ली के 4 पैर और 2 कान, तो टोटल नंबर पे कितने पे आएगा, 6 नंबर पे कार्बन आता है। यह आप ध्यान रखें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, तो हम कह सकते हैं इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यह 4 होंगे। अब सोडियम के बारे में देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं सोडियम, यानी हम कहें नाना जी, तो नाना जी जब बूढ़े हो गए हैं तो इनको चिटिया की जरूरत होती है, तो चिटिया ऐसे बनता है। तो चलिए इसके बजाय हम कहें ऐसा ही हम खींचेंगे, तो यहां पर 11 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s1। बताइए इसके संयोजकता कोष, देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 11, ये इसका प्यारे बच्चों क्या है, इसका संयोजकता कोष है, संयोजकता कोष है, संयोजकता कोष। और आपके बुक्स में इस प्रकार से भी लिखा हुआ होता है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,
दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। ये इस प्रकार से है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है समझने के लिए। तो चलिए बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बना दूंगा। तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। अब चलिए हम देखते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की और क्लोरीन की, फिर आप समझ जाएंगे। तो चलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्यारे बच्चों कितने नंबर पे आता है, रटने की जरूरत है नहीं, एक मटकी ऊपर एक नीचे मेल दो, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, 8 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है 1s², 2s² और 2p4। बाह्यतम कोष में हम कहें बाह्यतम कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या है, ये हमारे पास में है संयोजकता कोष, संयोजकता कोष। और यही कोष बंद बनाने में संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यही इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं, यानी उनके बंद का निर्धारण करते हैं। तो अब बताइए इनके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे और यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए यदि मैं यहां पे लगा देता हूं, ये संरचना अच्छी नहीं दिखती है, इलेक्ट्रॉन का आप जोड़ा बना देते हैं, तो यहां पर ये हमारे पास में क्या हो गई, इस प्रकार से देखिए 2 2 4 5 6 और यह हमारे पास में इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अब चलिए हम देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम देखिए बेचारा, मैग्नीशियम का मतलब है मरा हुआ, और जब मर जाता है तो डेफिनेट उसके 12 दिन करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s²। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये हमारे पास में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं ये क्लोरीन 17 नंबर पे आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s, यानी 3s2 और 3p5। इनके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से होगी 2 2 4 2 6 1 7। पहले आप क्या करना, इसकी एक एक इलेक्ट्रॉन को दर्शा देना, 1 2 3 4। अब जोड़े बना देना, 2, ये हमारे पास में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे हम जब मेथेन के बारे में पढ़ेंगे, एथेन के बारे में पढ़ेंगे, तो यदि आपने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से समझ लिया है तो मुझे उम्मीद है आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए प्रश्न के लिए आपको देता हूं, कैल्शियम व नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। यदि आपने यह बनाइए, यह मैटर अच्छे से समझ लिया है, तो इसमें आपके 6 नंबर फिक्स हैं, कन्फर्म हैं। यानी अब हम आगे कल अध्याय में अध्ययन करेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। अब क्लास 10th की लगातार क्लासें आती रहेगी और महत्वपूर्ण प्रश्न कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे कंटेंट है वो अच्छे से होने चाहिए, अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, यह आपको क्रम याद है 11, 12, 13 और 14। मान लीजिए आपको इतना मैटर पूरा याद नहीं हुआ, अब आपको कहे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही दर्शाए जाते हैं। तो इसका 1 ले लेना, यानी सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसका मैग्नीशियम में 2 हैं, तो 2 ले लेना, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एल्यूमिनियम के 3 ले लेना, यहां पर यह इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
सिलिकॉन की 4 ले लेना, तो यहां पर सिलिकॉन की क्या हो गई, यहां पर हम कह सकते हैं यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। चाहे तो आपको इनको अच्छे से शो करने के लिए 1 2 3 4 इनमें से डेफिनेट एक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है, तो हम ये ध्यान रखना। सोडियम में 11 नंबर पे है, तो यदि आपको इतना मैटर याद नहीं हुआ और आपको बाय चांस पूरा समझ में भी आ गया है, तो आप आसानी से इनकी संरचना बना सकते हैं। सोडियम 11 पे है, इसका जस्ट 1 ले लेना। 12 पे है तो इसका 2 ले लेना। 13 पे है तो इसमें 3 होंगे। बाह्यतम कोश में सिलिकॉन में 4 होंगे। तो यह मैं उम्मीद करता हूं यह आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे भी और नेक्स्ट टॉपिक लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे।